अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग। और आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ चुके हैं और 2 चैप्टर हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स ये जहन में रखें कि अगर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम आपको करके बताएंगे तो कुछ टाइम के बाद इस नई बुक के ऊपर गाइड भी आ जाएगी, तो फिर टीचर और गाइड में कोई भी फर्क नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि एक लफ्ज होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में क्या इसकी मीनिंग होती है कि जिसमें आपको ऐसा समझाया जाए कि जिससे आप लोग खुद करने लग जाएं। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उस काम की प्रैक्टिस करना या उसको बार बार करके रट लेना, ये उसका रटा या प्रैक्टिस कहलाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्या होता है कि वो काम हमें किस टाइम करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का इंतकाल होता है तो आपको पता है कि अफसरदा रहना होता है और कोई भी हंसी मजाक नहीं की जाती। लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर इस मौके पे कोई बंदा हंस रहा है और हंसते हुए ऊंची ऊंची आवाज से जुमले हंसी मजाकी कर रहा है तो यकीनी तौर पे लोग उसे बेवकूफ कहेंगे। और इसी तरह कोई शादी की महफिल हो तो बंदा हंसता है, तो हंसना एक प्रैक्टिस या रटा है, लेकिन कब अप्लाई करना है, जब कभी खुशियां मिले। लेकिन उस दौरान अगर बंदा अफसरदा या रोने के अंदाज की बातें करे तो वो रॉन्ग रटा अप्लाई है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जिंदगी के अंदर हर काम हम प्रैक्टिस या रटते हैं, लेकिन टाइम कौन सा होता है जिस टाइम पे वो काम करना है वो कॉन्सेप्ट्स कहलाता है। तो ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। 3.1 के ऊपर बात करते हैं और 3.1 आपकी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमें 3 लफ्ज है। सबसे पहला लफ्ज क्या है? एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन होता क्या है? अगर हम एक्सप्रेशन को डिस्कस करें कि एक्सप्रेशन अगर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस, इसके मीनिंग्स क्या है? उर्दू में इसे कहते हैं इजहार करना। अगर आपकी उर्दू कमजोर है तो इजहार का आसान मतलब होता है कुछ कहना। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स खामोशी से बैठा होता है तो हम कहते हैं यार कुछ बात करो। जब ये जुमला कहा जाता है तो ये एक्सप्रेशंस कहलाता है। तो फिर आपसे वो एक बात करता है या 2 बातें करता है या 3 बातें करता है। तो याद रखें कि मैथ्स के अंदर कोई भी एक टर्म या 2 टर्म या 3 टर्म लिखी जाए तो उसे मैथ्स का एक्सप्रेशन कहा जाता है, यानी कि मैथ्स का इजहार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल क्लीन एरिया है, इसका मतलब है नॉट एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यहां पे मैं लिख दूं 5x, तो एक ट्रॉम में एक ट्रॉम में, तो एक ट्रॉम का मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सप्रेशन है या एक बात है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ लिख देता हूं 7xy प्लस 2p। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने कुछ मैथ्स में लिख के इजहार किया है और वो 3 जुमलों पे किया है। तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन जो है वो कई किस्म के होते हैं। अब हमारी जिंदगी के अंदर भी एक्सप्रेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंसते हुए बात करना, सीरियस होके बात करना, रोते हुए बात करना, तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज में हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक रैशनल एक्सप्रेशन और एक इररेशनल एक्सप्रेशन। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस मैथ्स के अंदर या अलजेब्रा के अंदर ये इसके मीनिंग्स क्या है। हम बजाय ये कि 10, 12, 14 क्वेश्चंस करें, हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पहचानने का तरीकाकार क्या है, रैशनल और इररेशनल का तरीकाकार क्या है।
तो हमने ये तीनों किस्म के एक्सप्रेशन अपने पास नोट कर लिया। अब हम आपको एक्सप्रेशंस की पहचान करवाएंगे कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे। याद रखें कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस टाइप्स के होते हैं और कैसे हमें पता लगेगा कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से मालूम होगा कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये हमने 3 किस्म के एक्सप्रेशन लिखे हैं अपनी तरफ से बुक से हटके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। याद रखें कि हमारे पास, जैसे कि हमने 1 चैप्टर में भी पढ़ा, कि हमारे पास होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से तमाम पॉजिटिव नंबर आएंगे और 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते जाएंगे। तो याद रखें कि जब हमारे पास 1 टर्म, 2 टर्म या 3 टर्म दी जाए, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म्स है, लेकिन 4 टर्म्स के अंदर तमाम वेरिएबल्स की पावर अगर इस तरह के होल नंबर्स दिए जाए, जैसे यहाँ x की पावर 3 है, या 1 है, या 1, इधर भी 1 और z के ऊपर 3, और जो कांस्टेंट 6 दिया है इसके साथ कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसे तमाम एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस किस तरह से कहलाते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं जो कि -1, -2, -3 और -4, यानी कि ये इस तरह से चलते जाएंगे और इसके अंदर जो है वो आप 0 नंबर को भी काउंट इस लिहाज से कर सकते हैं कि 0 जब नंबर होता है तो वो अगर बकिया वेरिएबल्स की पावर अगर नेगेटिव हो तो इस सूरत में वो रैशनल काउंटेबल हो जाता है, बेशक कि उसकी पावर किसी भी वेरिएबल्स की पावर जब नहीं कोई वेरिएबल लिखा होता तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 0 है। तो लिहाजा नेगेटिव इंटीजर्स तो वैसे आपके ये कहलाएंगे, लेकिन इसमें आप 0 नंबर ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। मैंने इस टाइम इसलिए हटाया कि नेगेटिव इंटीजर्स हमारे ये नंबर्स हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अगर हम सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन देखें तो ये तो वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है कि x की पावर -8 है। तो बकिया में अगर टर्म्स में देखते हैं तो x की पावर और y की पावर 1 है, लेकिन प्लस में है। लेकिन याद रखिए कि जब डिनोमिनेटर में ये पावरें प्लस होती हैं तो ऊपर आके ये पावर 6 के साथ जब आएगी तो x की भी -1 हो जाएगी, y की भी नेगेटिव। तो लिहाजा न्यूमिनेटर वाइज हम वेरिएबल्स की पावर का फैसला करते हैं। या जैसे कि ऑलरेडी हमें न्यूमिनेटर में x दिया है, पावर उसकी नेगेटिव है लेकिन पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों में अपॉन में है, लेकिन इसकी पावर प्लस में कुछ भी दी जाए लेकिन ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव है। अगर मैं इसे स्क्वायर करता तो ऊपर जाके इसकी पावर -2 आ जाती। लेकिन याद रखें कि रैशनल के अंदर नंबर्स नेगेटिव लेकिन पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। इसी तरह y भी जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 आ जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर y नीचे -3 होता तो ऊपर जाके ये +3 हो जाता। अब आपकी तरफ से आवाज तो नहीं आ सकती, लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे थोड़ी सी आवाज मैं फर्ज करूं महसूस हो रही है, तो वो ये होगी कि अगर कुछ ऐसी पावर्स हों
जो कि आपकी नेगेटिव में आ रही हो लेकिन पॉइंट्स में ना आ रही हो, और कुछ पावर ऐसी आ रही हो जो पॉजिटिव आ रही हो। तो सर फिर क्या होगा? तो याद रखें कि पॉलिनोमियल्स के अंदर पॉजिटिव पावर्स विदाउट पॉइंट यानी कि होल टाइप की अगर तमाम टर्म्स के अंदर ये खूबी पाई जा रही है तो ये फिर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। और तमाम के अंदर अगर एक्स वाई या जितने भी वेरिएबल हैं इनकी पावर नेगेटिव आ रही है लेकिन पॉइंट्स में नहीं आ रही तो ये आपका रैशनल ही कहलाएगा। और वो बात करते हैं जो हमने शुरू की थी। लेकिन अगर थोड़े से नंबर इसके मुताबिक हैं वेरिएबल्स और थोड़े इसके मुताबिक हैं तो याद रखें कि इस सूरत में रैशनल फंक्शंस कहलाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में तमाम पावर्स का पॉजिटिव होना मस्ट है और रैशनल के अंदर मिक्स भी हो, लेकिन हमें एक्स की पावर अगर नेगेटिव वाई की नेगेटिव अगर एक टर्म भी आ रही है तो समझ जाएं कि वो हमारे पास रैशनल होगा। और इसी तरह अगर हमारे वेरिएबल्स की पावर पॉइंट में आ रही है यानी कि बेशक के नेगेटिव बेशक पॉजिटिव, इसको मैं नेगेटिव लिख लेता हूं, बात जरा बेहतर हो जाएगी। अब एक्स अगर रूट में आए या कोई भी वेरिएबल रूट में आए लेकिन कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, तो फौरी तौर पे हमें इर्रेशनल एक्सप्रेशन कह देना चाहिए। और इससे पहले मैंने फंक्शन कहा था। बहरहाल एक्सप्रेशन बड़ी क्लासों में फंक्शन करके भी दिए जाते हैं, लेकिन उस लफ्ज को मैं फंक्शन के बजाय कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लें कि तमाम वेरिएबल्स रूट में आए। अब यानी कि हमने किस तरह से याद रखना है कि इर्रेशनल एक्सप्रेशन वो कहलाएगा जिसमें वेरिएबल्स की पावर पॉइंट में आ रही हो, बेशक माइनस में हो बेशक प्लस में हो, लेकिन अगर पॉइंट्स में आ रही है जैसे 2.37 0.97 तो वो एक्सप्रेशन इर्रेशनल कहलाएगा। यहाँ पे भी अगर आपके जहन में ये बात आए कि भाई एक टर्म जो है वो इस तरह की हो, एक टर्म इस तरह की हो और एक टर्म इस तरह की हो, तो फिर क्या कहलाएगा? वो एक्सप्रेशन इर्रेशनल कहलाएगा। याद रखें इस बात को समझने के लिहाज से कि पॉलिनोमियल बिल्कुल एक नाजुक सा बच्चा है और रैशनल एक उससे स्ट्रॉन्ग बच्चा है और इर्रेशनल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तीनों की आपस में लड़ाई करवा दी जाए तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो इर्रेशनल है। लिहाजा तीनों टर्म में अगर किसी की पावर पॉइंट्स में है तो फिर उसका आंसर इर्रेशनल होगा। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। पॉलिनोमियल बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी जग में, ट्रांसपेरेंट अगर जग हो शीशे का तो अगर पानी नजर आ रहा है तो पॉलिनोमियल है, लेकिन उस पानी में अगर हम कोई इंक डाल दें तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो वो फिर आपका ब्लू कलर का या ब्लैक कलर की इंक है तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो वो फिर रैशनल कहलाएगा। और अगर इसको देखा जाए तो कोई ऐसा कलर जो सबसे डार्क हो वो डाल दिया जाए तो ये अपनी रंगत ले लेता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल रैशनल इर्रेशनल को पहचानने का ये बेहतरीन टेक्निक्स होती है कि किस तरह से हम पहचानेंगे। अगर हमारी पावर पॉइंट्स के अंदर है तो इर्रेशनल, अगर नेगेटिव है लेकिन पॉइंट्स में नहीं है वेरिएबल्स की पावर तो रैशनल, और अगर पॉजिटिव है और पॉइंट में नहीं है तो पॉलिनोमियल। अब आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखें और तमाम क्वेश्चंस में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी एक्सरसाइज में 3.1 का पहला क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, जबकि बुक के अंदर इसका आंसर गलत दिया हुआ है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और सेकंड की बात की जाए तो y की पावर नेगेटिव होने की वजह से ये आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल है कि नॉट, इसका मतलब ये है कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों मिल जाएंगे। अगर तो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल, और रैशनल इर्रेशनल है तो इस सूरत में वो नॉट पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे।
तो आपका पहला वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड आपका नॉट पॉलिनोमियल है। थर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 1 एक क्रम में दी है, और आपको डॉजिंग करने के लिए रूट के अंदर 45 दिया है। लेकिन याद रखें कि अगर आपके वेरिएबल्स रूट में हो तो फिर इरेशनल है, लेकिन इस सूरत में थर्ड क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल होगा। और नंबर 4, जैसे कि रूट के अंदर पहली टर्म में ही x है, तो ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि वैसे बात करें तो ये इरेशनल होगा। और नंबर 5 के अंदर x नीचे है लेकिन इसकी पावर प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो फिर ये आपका रैशनल यानी कि नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसी तरह जो लास्ट हमें दिया हुआ है वो पहली टर्म के लिहाज से x ऊपर जाता है तो इसकी पावर -1 आती है, तो इस लिहाज से वो रैशनल यानी कि नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 2 भी क्वेश्चन इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है इसमें ये बताएं कि ये रैशनल है कि नॉट, यानी कि अब बात रैशनल के लिहाज से हो रही है। तो सबसे पहले नंबर में जो दिया हुआ है इसमें अपॉन में x की पावर पॉजिटिव में 1 दी है, तो ऊपर आगे वो नेगेटिव में होगी, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रैशनल नंबर है। सेकंड के अंदर दिया जाता है तो वो इररेशनल होता है, यानी कि ये नॉट रैशनल होगा। थर्ड भी रैशनल होगा। 4 जो है जैसे कि अगर रूट के अंदर दिया जाता है तो वो इररेशनल होता है, यानी कि ये नॉट रैशनल होगा। और नंबर 5 भी रैशनल है। और नंबर 6 जो है ये आपके पास इररेशनल है, यानी कि नॉट रैशनल है। तो यकीनी तौर पे बुक के अंदर कुछ ऑप्शन आपके गलत है, लेकिन ये नहीं है कि ऑप्शन गलत है तो हम गलत को ही यस कर दें या वही आंसर बोल दें, वो बात गलत होगी। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, वो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई का। और तमाम बच्चे ये बात याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिर्फ MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन इसके ऊपर MCQs दी जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, हमने इसका पहला नहीं बल्कि सेकंड पार्ट यहाँ पे उतारा है, और वो इसलिए उतारा है कि पहले पार्ट के अंदर को इतना अच्छा एक्सप्लेन करके आपको नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए हमने सेकंड पार्ट उतारा है कि ये क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक रूल है कि आप ऊपर जो न्यूमरेटर है देखेंगे तमाम टर्म्स के अंदर, जैसे कि ऊपर 2 टर्म्स हैं जो आप कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन लेंगे। कॉमन का तरीकाकार ऐसा है कि सोल्यूशन यहाँ पे हमने लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व, मेरी अक्सर आदत है मैं सोल्यूशन लिखना भूल जाता हूँ, अगर भूल जाऊँ तो आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर एक तो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, ए दोनों में है वेरिएबल्स, तो वो आएगा जिसकी पावर कम है। हम इसको तफसीली तौर पे समझाएंगे, अभी फिलहाल इसको हम आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से इससे पहले फैक्टराइजेशन का टॉपिक होना चाहिए था, जो कि इस बुक में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 3 कॉमन के बाद सिर्फ यहाँ पे बी हमारे पास आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ओनली ए आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे भी हमें देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी ऐड हो रहा है, नीचे भी ऐड हो रहा है। और हम इस सूरत में ऊपर भी फैक्टराइजेशन जब करते हैं ना, तो एडिशन फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाती है, और आने के बाद हमें प्रोडक्ट फॉर्म में ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है, एडिशन फॉर्म में कटिंग नहीं होती। इस वजह से अब यहाँ पे भी हमने देखना है, हमें समझ आ रहा है कि 3A सब में पाया जा रहा है, तो 3 कॉमन लिया क्योंकि 3 सबका कॉमन है। ए में वो पावर लेंगे जो सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पे आपके पास ए आ गया, और यहाँ पे 3 2 6 और साथ में बी आ गया। इसी तरह 3 1 3 और ए 1 ए, यानी कि प्लस का बी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, जबकि ए और यहाँ से ए और ए स्क्वायर ए बन गया। अब आप ये देखेंगे ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद फर्दर ये आगे इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इस सूरत में हमारे पास इसका आंसर
यही होगा और इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई यकीनी तौर पे कर सकते हैं। अगर ये होता तो हम इसे यकीनी तौर पे करते। अब इसके बाद देखिए, इसके जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर असल में कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑलरेडी ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आपको दी हुई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो 3 के थर्ड पार्ट के अंदर क्या होगा, तो 3 का पार्ट नंबर 3 में क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यह ऐसे ही रहेगा। और इन दोनों में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट बनाते हुए हमने a कॉमन ले लिया। फिर आपके पास यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे b बाकी बचेगा, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। इसी तरह नीचे भी हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी में से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। और याद रखिए कि यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा। और इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि परफॉर्म हो जाएगा। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल्स टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, अलबत्ता ये है कि यहाँ पे ये कटिंग हो रही है। और याद रखें कि जब हम इसे कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे एक जैसी शक्ल प्रोडक्ट फॉर्म में बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे कटिंग होने के बाद ये छोटी सी छोटी मतलब लीस्ट वैल्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है। अभी ये दोनों कट तो हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक साथ ही अगर हम कटिंग करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब इस a को हमने यहाँ पे लिखना है और a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी है और इसी के साथ जो है यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होते हुए क्या हो जाएगा, एक बार इसे हम इस फॉर्मूले के लिहाज से बिल्कुल फॉर्मूले ही हमें बना के दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी बना के लिख देंगे। अब हमें देखना है कि क्या कुछ यहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास देखा जाए तो a प्लस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर a है और नीचे 2 बाकी बच गया और a प्लस बी इस तरह से दिया है, तो ये मजीद इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये इसका, तो हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट डायरेक्ट ले लिया है। इसमें एक्चुअली ये है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे कि जिससे आपका सारा कवर हो जाए। अब सिलसिला ये है कि भाई नीचे इन दोनों में टी कॉमन आ रहा है और यहाँ से इस ब्रैकेट में कॉमन नहीं आ रहा। ये दोनों ब्रैकेट ऑलरेडी मल्टीपल फॉर्म में लिखे हुए हैं और इसमें दोनों ब्रैकेट में से अगर कॉमन आ रहा है, जैसे इससे पहले हमने कॉमन लिया था उस तरीके से ले लेंगे। लेकिन ये आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली कंडीशन बन रही है। लेकिन सबसे पहले इसका बुनियादी रूल है कि हमें इन तीनों टर्म में देखना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब अगर कॉमन आ रहा है तो आपने लेना होगा और अगर नहीं लेंगे तो कॉमन आपको लाजमी लेना पड़ेगा, लेकिन आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए याद रखें कि कॉमन सबसे पहले इसका बुनियादी रूल है। तो ऊपर आप देखें तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है कि 4 का टेबल कॉमन आ रहा है और आगे टी कॉमन आ जाता अगर इस 80 के साथ भी टी होता, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर आ जाएगा और 4 9 36 है और टी आ गया और यहाँ पे 20 आ गया। इसके बाद नीचे इन दोनों में टी कॉमन आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट बना दीजिएगा और टी कॉमन लेने के बाद 4 माइनस का टी आ गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये वैसे का वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स मेरा नया पेन होने की वजह से थोड़ा सा लिखने में बड़ा शॉर्ट है और मैंने देखा है कि थोड़ा वीडियोस में इतना क्लियर नहीं आ रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ तो पेन रुक जाते हैं बीच में लिखते हुए, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा आपको दिखने में आसानी होती जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मिडल ड्रम ब्रेक करनी है।
तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीकाकार, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, याद रखें आपकी बड़ी क्लासेस में जिससे मिडिल टर्म फौरन ब्रेक करनी आएगी वो आगे बहुत आसानी से बड़ी क्लासों में मैथ पढ़ सकेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास 1 लिखा हुआ है और इस सिस्टम को अक्सर टीचर लोग जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो बड़ा लेंथी मेथड होता है कि जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करें तो यहाँ के नंबर को यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करें। तो भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जैसे 1 लिखा है तो 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का फैक्टर 1 होता है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 आता है। और 20 को डायरेक्ट जहन के लिहाज से वो इस तरह से डिवाइड करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये है कि 20 का क्या है कि फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो 2 इंटू 2 यानी 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो तमाम स्टूडेंट जो एक रवायती तरीके के आदि हैं, मुमकिन है उन्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही हो, और अगर हो रही है तो कोई इशू नहीं है, होनी भी चाहिए। क्योंकि देखें हमें इन दोनों को यानी कि 20 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास ये फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। और इस टेक्निक से ये कि यहाँ जो लिखा हो उसके जैसे यहाँ पे 10 लिखा होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 10 लिखते हुए इसके फैक्टर क्या बना लेते हैं 2 इंटू 5। और यहाँ पे अगर जैसे 20 लिखा है तो 20 लिख के जितने छोटे छोटे नंबर में ब्रेक होता है वो कर देते हैं हम। अब इससे हमें 2 टर्म ऐसी बनानी है जिसे ऐड करें तो माइनस का 90 बने। तो अब ये कि 2 टू ज़ा 4 बना दिया और 5 1 ज़ा 5 बना दिया, और माइनस का 9 लेके आना है जो कि बीच की टर्म है। तो तमाम स्टूडेंट जैसे कि हमारी ये जो टॉपिक चल रहा है ये अचानक आया है, इससे पहले क्योंकि ये 10 क्लास में ऐसा होता और 9 में आपको फैक्टराइजेशन पढ़ा दी जाती तो वेरी गुड था, लेकिन तुझे नहीं पढ़ाई तो इसमें थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों को जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। अगर उन्हें आता है तो समझ आ जाएगा, नहीं आता तो दिक्कत होगी। लेकिन जहां फैक्टराइजेशन आएगी मैं आपको बहुत अच्छा करके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इस बात को समझ लें कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो इसी वजह से बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं कि 3.1 और 2 को बाद में करवा रहे हैं, पहले आगे का पढ़ा रहे हैं ताकि ये बातें आपको समझ आ सके। तो नई बुक है तो इसकी तरतीब में थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है। बुक बुरी नहीं है लेकिन जरा तरतीब को बेहतर कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो टीचर अपनी तरतीब बना ले, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन फैक्टर्स से 2 टर्म ऐसी बनानी है जिसे ऐड करें तो बीच की टर्म आए। तो यहाँ पे 20 के फैक्टर बन रहे थे 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 और 1 का बन रहा था 1 इंटू 1। तो हमें -9 बनाना था और बनाते हुए हमने ऐसे बनाया कि इन 2 को प्रोडक्ट करके मतलब मल्टीप्लाई करके 4 बना लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 बना लिया। अब दोनों को अगर हम माइनस रखते हैं तो माइनस का 9 आ जाएगा। और याद रखें कि इन दोनों की साइन का मल्टीपल इस साइन से मैच होना चाहिए। अब जैसे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लास्ट टर्म में क्या लिखा है प्लस। अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर आपके ठीक है। बाद बार फैक्टर बन भी जाते हैं लेकिन वो गलत होते हैं, वो इसी तरह से उसको पकड़ा जाता है, यानी कि पकड़ होती है उसकी कि इन दोनों की साइन का सिर्फ मल्टीपल इससे मैच होना चाहिए। अब आगे हमें क्या करना है कि 4 तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे टी स्क्वायर भी वैसे रहेगा, -90 2 टर्म में ब्रेक हो जाएगा, माइनस का 4t और माइनस का 5t। और जबकि 20 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं हो रहा और ये जो कॉमन लिया था ऐसे ही कॉमन चलता रहेगा, 4 - t और 5 माइनस का t। इसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना, तो इन दोनों में से आपके पास t कॉमन आ रहा है तो t -4 हो गया, और इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5t। और याद रखें ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं माइनस प्लस माइनस, और 5 4 ज़ा 20, और ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। सेम आएंगे तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सेम नहीं आएंगे तो आपने कोई मिस्टेक की है या फिर फैक्टर गलत बनाया।
तो अब इसी तरह इनमें से दोनों ब्रैकेट में से दोनों टर्म में से आप एक ब्रैकेट t-4 का कॉमन ले लेंगे। तो t-4 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे t-5 आ जाएगा। अब हमें देखना यह है कि कैसे नीचे और ऊपर कटिंग हो रही है। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, अच्छा बन गया वो इस तरह से कि हर चीज ऊपर नीचे सेम है, लेकिन एक ही तब्दीली है कि अगर आपके पास यहाँ माइनस का 4 आ रहा है तो नीचे प्लस का आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है तो नीचे प्लस का 5 आ रहा है। तो ये कटिंग नहीं हो सकती जब तक के सेम साइन हो, ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो। अब देखिए हमने करना क्या है, नीचे वाले या ऊपर वाले दोनों में से किसी एक में क्या करना है कि ऊपर दोनों ब्रैकेट में से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद क्या होगा, जैसे ये 4 तो वैसे ही उतार दिया जाएगा, इन दोनों में से कर्ली ब्रैकेट बना के -1 लिख के हम यहाँ पे अंदर से कॉमन लेंगे। तो t-4 जो है इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। तो t जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, 4 जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी ये प्रोसेस रिपीट करेंगे कि माइनस कॉमन लेने के बाद -1 हमने इनकी साइंस को जैसे पहले ब्रैकेट में किया इसी तरह से कर देंगे, और नीचे वही नंबर उतार दिए जाएंगे। अच्छा, बात वक्त इस तरह भी हो सकता है जैसे ऊपर दोनों ब्रैकेट के साइन का इशू था, ये भी हो सकता है कि 2 ब्रैकेट हो तो एक ब्रैकेट का ऊपर मसला हो और एक का नीचे हो। तो जहां मसला होगा वहां ऐसी प्रोसेस करके हम कॉमन लेंगे, क्योंकि मैथ एज अ प्रेजेंटेशन एक तरीकाकार है। और ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, जो बच्चे इन सवालात में उलझे रहते हैं वो कभी नहीं सीख सकते। जो आंसर लाने के लिए जो बातें हमें सीखनी होती हैं, चाहे वो समझ आए ना आए, हमें सीखनी पड़ेंगी। नहीं सीखेंगे तो कभी भी आंसर नहीं निकाल सकेंगे। अब आप ये देखें कि जैसे यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट से कट हो जाएंगे ये वाले, और ये वाले पहले कटिंग नहीं हो रही थी लेकिन अभी ये कटिंग हो रही है। तो अब आप ये देखें कि ऊपर 4 -1 है। अगर हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 4 ऊपर आ गया प्लस का, और नीचे सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, t। तो ये देख लें कि ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, नीचे सिर्फ t है, ऊपर प्लस माइनस 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 प्लस, तो 4 1 4/t इसका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 9 पार्ट हमने ले लिया है, और इससे इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दी जा रही है, जैसे कि इससे पहले मिडिल टर्म ब्रेक हुई थी, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो याद रखिए जब पहली टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा हो तो आप चेक कर लें कि ये वाला फॉर्मूला यानी a² - 2ab + b² इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो वहां पे भी प्लस होगा। तो इस सूरत में प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, और ट्राई करने पे आपको मालूम होगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप मिडिल टर्म भी ब्रेक करना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो ज्यादा बेहतर है। इसका स्क्वायर लें, -2 यहाँ से आपका y यानी कि a बन जाएगा, इसका स्क्वायर लेने के बाद b आपके पास z आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला साइड पे आपने लिख के बताना है, और बताने के बाद हम इसे फॉर्मूले की एडिशन फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे y - z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये और नीचे क्या हुआ, बुनियादी तौर पे इन दोनों में हमने y कॉमन लिया। जैसे ही y कॉमन लिया तो इसने तो कुछ भी नहीं किया, इन दोनों की कटिंग हो गई, और ये वैसे का वैसे रहा, और यहाँ पे अपॉन में डिनोमिनेटर में y आ गया। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर हम इसको कुछ भी ना करते, और यहाँ पे चूंकि ऊपर नीचे कटिंग तो इसी से ही हुई है, तो मुमकिन है कि बुक में इसको बिल्कुल सेम रखा जाए, रख दिया हो, या फिर आपको इस तरह से करके दे दिया गया। लेकिन याद रखें जब तक हम इसकी फैक्टर फॉर्म में नहीं लाएंगे तो हमें जब तक प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आता तो हमें फाइनली नहीं पता लगता कौन ऊपर नीचे कटिंग करेगा। लिहाजा इसकी इस फॉर्म में लाना आपको लाजमी पड़ेगा ताकि कंफर्मेशन हो जाए।
कि फर्दर कुछ हो तो नहीं रहा। तो उसके बाद कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके दो दो ऑप्शन होते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आंसर्स किताबी आंसर्स होते हैं जिसे देख के लिख लिया जाता है। तो हम बकिया क्वेश्चन अपने सेकंड पार्ट में करेंगे, ये पार्ट नंबर 1 है, और सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें आसान होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो पढ़ाते हुए जो मुझे फील हुआ, इसमें ये फीलिंग जरूर हुई कि वो बच्चे जिनका थोड़ा सा मैथ कमजोर है उन्हें आज थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो YouTube में यही फायदा है कि आप एक बार देखें, समझ में ना आए तो आप दोबारा देखें, और अगर आपको समझ आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो यकीनी तौर पे आपको अपने टीचर से लाइव अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, या हमें अपने कमेंट्स के जरिए जो इश्यूज आए आप बताएं। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।